नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। कल जो अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी घटना होने जा रही, कल की नहीं केवल, घटनाएँ तो बहुत बड़ी-बड़ी होंगी, वो ये है कि इंडिया की मुंबई में बैठक होने जा रही है। आनन-फानन अपने एनडीए ने भी मुंबई में ही कल ही बैठक रख ली है। जैसा मैं कह चुका हूँ कि एनडीए वालों का एजेंडा अमूमन सार्वजनिक नहीं किया जाता, इसलिए एनडीए की कल का बैठक का क्या एजेंडा होगा, ये तो बैठक के बाद ही सामने आएगा, जब अपने प्रधान सेवक या जो भी वहाँ लोग गए होंगे बाद में बतावेंगे। वैसे अमूमन ये भी तय है कि उनके उनके एजेंडे क्या होंगे, ये भी तय, बहरहाल उस पे फिर कभी बात होगी। इंडिया की बैठक का एजेंडा तय है कि उनको ये तय करना है कि किस तरीके से उस आपसी सामंजस्य बना के वो लोग अगले आम चुनाव में उतरें, और वो आप सामंजस्य ऐसा हो कि वोट बिखरने न पाएँ और कौन से मुद्दों को, जनता के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको उठा करके चुनाव चुनाव में जाया जाए। यही चीज़ इसके पहले भी हो चुकी है, अगर आप लोग गौर करें कि जब इंडिया की का गठन हुआ था, उसके आनन-फानन ही अपने प्रधान सेवक साहब ने भी उसमें करीब 26 दल शामिल थे, तो अपने प्रधान सेवक ने भी आनन-फानन 37 दलों के साथ ये बता दिया था कि इंडिया का उपनिवेश भी बढ़ गया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो 9 साल के कार्यकाल में, जबकि पिछले 9 साल में जबकि अपने प्रधान सेवक साहब ही एजेंडा तय करते थे और विपक्ष उस एजेंडे का जवाब देता था, 9 साल में पहली बार हुआ है कि विरोधी पक्ष एजेंडा तय कर रहा है और अपने प्रधान सेवक या सत्ताधारी पार्टी उसके पीछे-पीछे चल रही है। इसके 2 एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको दिए कि कैसे जब इंडिया का गठन हुआ तब एनडीए ने भी आनन-फानन बैठक बुलाई, और अब कल जो बम्बई में बैठक होने जा रही है, तो एनडीए भी अपनी बैठक वही मुंबई में कल ही करने जा रहा है। बहरहाल ये सब तो राजनीति होता ही रहता है। अब आगे की बात शुरू करने के पहले थोड़ा बात वहीं से शुरू की जाए जहाँ से अपने प्रधान सेवक साहब पावर में आए और अब तो खैर लगभग 9 साल पूरे होने को आए। एक विशेष परिस्थिति में जब कांग्रेस अपना शासनकाल लगभग पूरा करने की ओर बढ़ रही थी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अपने प्रधान सेवक साहब जो थे वो उनको पावर में लाने के लिए पूरा मतलब स्टेज सजाया गया। अन्ना हज़ारे एंड कंपनी सामने आई और भ्रष्टाचार और सारे मुद्दे उठाए गए, और वो सारे के सारे कुल मिलाकर के माहौल ऐसा बना कि अपने प्रधान सेवक साहब सत्ता में आ गए। सत्ता में आते ही अपने एक तरीके से कहा जाए कि अपने प्रधान सेवक के तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया। उनके तंत्र में काम करने के लिए 3 लोग शामिल थे उनके तंत्र में काम करने के लिए। एक तो वो खुद और पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जो अमूमन होता है, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, संगठन भी उसका उसके साथ ही उसके प्रचार में लग जाता है। और दूसरे अडानी अंबानी का तंत्र, और तीसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तंत्र। इन तीनों ने मिलकर के अपने प्रधान सेवक की सत्ता के लिए माहौल बनाना शुरू किया। उस माहौल में 2-3 बातें बड़ी मोटी-मोटी थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चूँकि अपने मोदी साहब आए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार तो इनके यहाँ नहीं है। और दूसरा ये था कि सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस की खास तौर से। और तीसरा ये था कि अपने मोदी साहब इस कदर कुशल प्रशासक हैं कि उनके इस प्रशासन में सब कुछ बहुत बढ़िया है और पूरी जनता बड़ी प्रसन्न है। ये एक पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया। चूँकि विपक्ष उस समय बिखरा हुआ था और उसके अंदर ये भावना तब तक नहीं जागृत हुई थी कि एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का जवाब दिया जाए, और सब लोग अपने बिखरे हुए काम कर रहे थे, और उसमें पुलवामा जैसे मामलों का भी छौंक लगाया गया। इसलिए कुल मिलाकर के अपने प्रधान सेवक साहब और भाजपा दूसरी बार भी सत्ता में, और माहौल पूरा वही बना रहा। जबकि अंदर ही अंदर स्थितियाँ जो थी वो गड़बड़ा रही थी। लेकिन ये कि चूँकि प्रचार तंत्र पूरी तरीके से हावी था और विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, इसलिए अपने प्रधान सेवक साहब का जो सत्ता तंत्र था वो दरअसल कितना सक्षम या अक्षम है उसको बताने के लिए विपक्ष तैयार ही नहीं था। ये कह लीजिए विपक्ष इस स्थिति में नहीं था। बहरहाल मामला चलता रहा। अब बात फिर वहीं से शुरू होने की नौबत आती है, क्योंकि वो एक बहुत ही एक मतलब निर्णायक फैक्टर था, इसलिए बार-बार उसका ज़िक्र होता है कि विपक्ष ने जब ये सोचा वो कि अब हमको जो है वो इस सत्ता का जवाब देना है, तो सबने अपनी-अपनी तरफ से सक्रिय होना शुरू किया। हालाँकि इस बीच में एक बात और हुई कि ऐसा नहीं था कि विपक्ष तैयार नहीं था, विपक्ष अपना काम कर रहा था, ऐसा नहीं है। तमाम जगह विपक्ष अपना काम कर भी रहा था और सत्ता को जवाब भी दे रहा था। मध्य प्रदेश में विपक्ष जीता यानी कांग्रेस जीती। महाराष्ट्र में विपक्ष जीता यानी शरद पवार और क्या नाम है कांग्रेस और
शिवसेना की सरकार बनी या और भी तरीके से सरकारें बनी, विपक्ष की सरकारें बनी। ऐसा नहीं था कि विपक्ष अपना काम कर रहे थे, जैसे मैंने बताया। लेकिन कुल मिलाकर के अपने भाजपा का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और अडानी-अंबानी का तंत्र जो था, इस तरीके से अपने कामों की मार्केटिंग कर रहा था कि कुल मिला के माहौल ये था, सच्चाई ये नहीं थी, मैं बार-बार कह रहा हूँ, माहौल ये बनाया जा रहा था या परसेप्शन जो भी कह लीजिए कि अपने प्रधान सेवक की सत्ता में सब कुछ अच्छा है और विपक्ष कहीं नहीं ठहरता, जबकि विपक्ष बीच-बीच में चुनौती दे रहा था। ऐसा भी नहीं कि विपक्ष एकदम मृतप्राय था, ऐसा भी नहीं। बहरहाल चलता है ये सब। अब पहली बार सत्ता पक्ष को मुँहतोड़ जवाब देने का काम जो था वो अपने राहुल गांधी ने किया और वो भारत यात्रा पर निकल पड़े। भारत यात्रा में निकलने और जैसा कि राहुल गांधी ने खुद भी लोकसभा में बताया कि भारत यात्रा पर निकलने के समय उनके सामने वो मुद्दे स्पष्ट नहीं थे जो जिनको लेकर के उनको आगे की राजनीति करनी थी। हालाँकि राहुल गांधी और कांग्रेस पहले से भी उन सारे मुद्दों को उठा रहे थे। जैसे सबसे पहले वो ज़मीन अधिग्रहण बिल को शुरुआती एकदम दौर में जब अपने मोदी साहब आए थे, भूमि अधिग्रहण बिल को ख़त्म करने के लिए अध्यादेश लाए और कांग्रेस ने उसका विरोध किया सारी विपक्षी पार्टियों के साथ। और जब कोरोना का मामला आया उस समय भी राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से नहीं निपट पा रहे हैं। या जब किसान मूवमेंट हुआ तब भी राहुल गांधी ने चिताया कि ये किसान मूवमेंट गलत है और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुल मिला करके अपने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अडानी-अंबानी का तंत्र, वो ऐसा माहौल बनाने में काफ़ी हद तक सक्षम था कि जैसे अपने मोदी साहब बहुत काबिल हैं, उनकी सत्ता बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, ऐसा भी था। उसमें जो विपक्ष बीच-बीच में सफल हो रहा था और सारी बातें कर रहा था, वो चीज़ें दब जा रही थी और विपक्ष को दबाने के लिए भी अपने प्रधान सेवक का तंत्र सक्रिय था। जैसे कि मध्य प्रदेश में सत्ता गिराई गई और महाराष्ट्र में सत्ता गिराई गई, ये सब सारी या कर्नाटक में सत्ता गिराई, ये सब भी हो रहा था। ये सब एक तरीके से विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था और सत्ता ऐसा करती भी है, पहले भी हुआ है, आज इस बार भी हो रहा है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए अपने राहुल गांधी, जैसे मैंने बताया कि भारत यात्रा पर निकले और भारत यात्रा पर निकलते ही एक समझ लीजिए एक तरीके से चमत्कार सा हो गया। वो राहुल गांधी जिनके बारे में अपने भाजपा ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और अडानी अंबानी के प्रचार तंत्र ने माहौल बना रखा था कि पप्पू है, एकदम ये इसको कुछ नहीं आता। जब चूंकि कोई विकल्प ही नहीं था कॉमन मैन के पास, तो अब वो करता भी क्या, उसके पास भी कोई जितने विकल्प थे वो, आप तो ऐसा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने विकल्प थे उनको आम जनता आजमा रही थी। राज्यों में सरकारें बदली जा रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन केंद्र में विकल्प नहीं था। बहरहाल वो विकल्प उनको राहुल गांधी की भारत यात्रा पर निकलते ही दिखा और जनता ये आजमाने के लिए कि देखें ये व्यक्ति कैसा है, उनके पीछे निकल पड़ी। और उस पूरी यात्रा में राहुल गांधी के सामने दो चीज़ें एकदम क्लियर कट स्पष्ट हो गई कि अब हमको सत्ता को कैसे जवाब देना है, और दूसरी चीज़ ये कि जनता को भी स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति वैसा क्या नाम है नहीं है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अडानी अंबानी के प्रचार तंत्र ने बताया था। ये व्यक्ति उससे एकदम अलग है और जनता के साथ इसका सरोकार है। इस अनुभव के साथ पहली बार राहुल गांधी के सामने ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि अब हमको किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है। वो मुद्दे उनके सामने एकदम क्लियर कट स्पष्ट थे कि बेरोजगारी भयानक है और नौकरियां बिल्कुल नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और क्या नाम है, साथ ही साथ जो जो धार्मिक विद्वेष फैला जा रहा है वो सभी चरम है। ये सब सारे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के राहुल गांधी ने पहली बार एक तरीके से कांग्रेस जो थी, जैसा मैं पहले भी कह बताया कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में उतरी। वो सारे आरोप जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे तब लगाया करती थी जब कांग्रेस पावर में थी, वही सारे आरोप पलट करके राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिए। और ये भी सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव नतीजों को साक्ष्य माने, तो भारतीय जनता पार्टी अपने 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 तंत्र में कांग्रेस से कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचारी साबित हो रही थी और कहीं ज़्यादा योग्य साबित हो रही थी, जैसी कि पहले की कांग्रेस सरकार थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्यों में केंद्र की सरकार कितनी भ्रष्टाचारी और कितनी मतलब अक्षम है, इसका तो अभी निर्णय होना बाकी है। बहरहाल राज्यों में ये तय हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहीं ज़्यादा अक्षम और भ्रष्टाचारी हैं जितनी कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे। और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनावों में ये तय हो गया कि जनता ने इस आरोप को एक्सेप्ट किया कि हाँ, कर्नाटक की और हिमाचल की जो सरकारें हैं वो कहीं ज़्यादा भ्रष्ट और नाकारा हैं, जैसे कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा भ्रष्ट और नाकारा है।
ज़ाहिर सी बात है वो चुनाव हुआ और वो कांग्रेस जीती और कहीं न कहीं वो सारे आरोप खास तौर से भ्रष्टाचार के, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव भी भ्रष्टाचार पे लड़ा गया, हिमाचल का प्रदेश चुनाव भी भ्रष्टाचार पे लड़ा गया और अब जैसी कि सूचनाएँ मिल रही हैं कि मध्य प्रदेश और बाकी जो 4 राज्य हैं, उनका चुनाव भी भ्रष्टाचार पर ही लड़ा जा रहा है। अगर उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जिन 4 राज्यों में 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो ये तय मान के चलिए कि भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर चस्पा हो जाएगा। खैर, वो तो दूर की बात है, बात अभी की हो रही है। अब एक बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप सिद्ध हो गया कि हाँ, ये भी कांग्रेस से और विपक्ष की जो दूसरी पार्टी है उनसे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, कम से कम राज्यों के जिनको डबल इंजन की सरकार कहते थे उनके मामले में। अब यहीं से वापस आते हैं उस कल कल की जो बम्बई में मीटिंग हो रही उसको लेकर के। अब मुंबई में जो कर्नाटक और हिमाचल के चुनावों से जो परिणाम सामने आए उससे उत्साहित होकर के फिर कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी पार्टियों ने नया प्रयोग किया और कुल मिलाकर के वो आपस में इकट्ठा हुई ताकि भारतीय जनता पार्टी जो 37% वोटों पे आधार पर सरकार बनाती है, 63% 64% वोटों के आधार पर विपक्ष सरकार बना सके और भाजपा को पराजित कर सके। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा, ये तो सैद्धांतिक बात हुई, प्रैक्टिकल में ये है कि एका कैसे हो और एका किन मुद्दों पे लड़ा जाए ताकि और किन मुद्दों के साथ जनता में जाया जाए, ये चीज़ कहीं ज़्यादा स्पष्ट और सुविचारित होनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये बात कम से कम विपक्ष और कांग्रेस तो जानती ही है। उसी को डिस्कस करने के लिए कल की बम्बई की बैठक होने जा रही है जिसमें सारे लोग शामिल होंगे और वहाँ पर वो मुद्दे तय किए जाएंगे जिन मुद्दों के आधार पर आगे चुनाव में उतरना है और साथ ही साथ कैसे उन मुद्दों के साथ एकीकृत होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरना है ताकि वोट वेस्ट न हो और कुल मुद्दे कुल मिला के कायदे के साथ जनता के सामने रखे जाए। ये चीज़ कल की बैठक में तय होनी है निश्चित रूप से। अब देखिए वो क्या शेप लेती है, क्या नहीं शेप लेती है, किस हद तक वो सफल होते हैं, भाजपा को मात दे पाते या नहीं पाते, और ये सब अभी चुनाव के समय तक के लिए बहुत समय है और उसको तय करने के लिए बहुत समय है। अगर वो सफल होंगे तो वो चीज़ चुनाव में दिखेगी जैसे हिमाचल और कर्नाटक में दिखी, नहीं सफल होंगे तो कोई बात नहीं, वो तो भाजपा पावर में है, फिर पावर में आ जाएगी। लेकिन कुल मिला के कल की मुंबई की बैठक का ये जो है एजेंडा मोटे-मोटे तौर पे होने जा रहा है और उस एजेंडे को मात देने के लिए कल ही पैनिक मोड में भारतीय जनता पार्टी भी अपने एनडीए के संगठन की बैठक मुंबई में ही करने जा रही है जिसका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। वो एजेंडा कल किस मुद्दों पे चर्चा होगी, वो एजेंडा जो है मेरा ख़्याल है कल की बैठक के बाद ही सामने आएगा और ये मैं मोटे तौर पर जैसा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मैं कह सकता हूँ, वो फिर वही पुरानी बातें दोहराएँगे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और यही सब बातें वो करेंगे। अब यहाँ पर एक बात लास्ट में कहनी उचित होगी कि ये जो एजेंडे फिक्स हो रहे हैं, इंडिया का जो एजेंडा है वो खुल के सामने उस पे डिस्कस हो रहा है और सारी बातें हैं और एनडीए के साथ ये भी है कि वो सारा का जैसे उनका सब कुछ मामला पर्दे में रहता है और पर्दे जब मीटिंग के बाद ही पर्दे में ये सब खुल के सामने ऐसे आता है, वो कल सामने आएगा। और एक चीज़ तय हो गई है कि कम से कम एक मुद्दा भ्रष्टाचार का कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव के माध्यम से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा कर दिया है और जनता ने उसको मान्यता भी दे दी है। और अगर 4 राज्यों में अगर चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत जाती है 4 राज्यों में और उन चुनावों का आधार भी मोटे तौर पर और भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा उसका भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जैसा बताती है वैसी न तो उतनी सक्षम है और न ही उतनी ईमानदार है, वो कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचारी और अक्षम है। अगर 4 राज्यों के चुनाव भी ऐसे ही हो के भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आते हैं, तो ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार और अक्षमता का जो तमगा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही चस्पा हो जाएगा और उस समय जब वो चस्पा हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और अडानी अंबानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रचार तंत्र है, जो मार्केटिंग का तंत्र है, वो भी शायद उसे न लड़ पावे। बहरहाल इस समय लड़ाई जारी है, देखिए, और लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है, उसके परिणाम क्या होंगे ये कुछ ही महीने बाद स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल लड़ाई अब, जैसा मैं पहले भी कह चुका, एक बार फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई दरअसल अब दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है और नंबर 1 भ्रष्टाचार के मामलों में भी चीज़ें लगातार स्पष्ट होती जा रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। अभी आज के वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।